Good morning, student. Last time we read about the respiration system in human being, the pathway and gases exchange. Today we will discuss about how these mechanism occur. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ड्यूरिंग ब्रीथिंग द चेस्ट मूव विच वी फील. हम लोग ब्रीथिंग में क्या देखते हैं जब चेस्ट मूव करता है, फील करता है. एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपिरेशन ऑफ लंग द मसल अटैच टू द रिबकेज नोन एज इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम. तो ये इसमें क्या हो रहा है मूवमेंट, क्योंकि हमारा लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड हो रहा है. ठीक. और ये दोनों पॉसिबल इसलिए हो रहे हैं कि हमारा जो लंग्स है, रिबकेज है, वो अटैच है किससे, इंटरकोस्टल मसल से, एंड एक डायफ्राम जो कि फ्लैट मस्कुलर है पार्ट से. एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट. और ये दोनों मसल्स हमारे लिए हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से. तो जो एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है दैट इज इंस्पिरेशन, है ना, एंड एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स. ठीक है. तो ब्रीथिंग इन करने वाले प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, एंड ब्रीथिंग आउट वाले करने वाले को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं. ठीक. तो देखते दूसरी इनहेलेशन क्या होता है. जब हम सांस अंदर की ओर ले लेते हैं उस समय बॉडी में क्या हो रहता है. जब हम सांस अंदर लेते हैं दैट इज़ इनहेलेशन. जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं यानी दो रिब बोन्स के बीच में, वो हमारी रिब केज को मूव करती है अपवर्ड यानी आउटवर्ड की तरफ, है ना, जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है. और जो डायफ्राम होता है वो कॉन्टैक्ट होता है विच मेक इट फ्लैटन. आप नीचे वगैरह में देख रहे हैं जो डायफ्राम है एकदम फ्लैटन हो गया, फ्लैट हो गया, और जिसकी वजह से ऊपर भी जगह बन जाती है. सो द चेस्ट कैविटी गेट एवर लार्ज. और फिर चेस्ट कैविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. एज द चेस्ट गेट लार्ज द एयर मूव डाउन. और इसके जब एक क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी लार्ज होती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो नोज़ के थ्रू अंदर की ओर विंड पाइप से होते हुए लंग्स में भर जाती है. ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या हो रहा है, द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स. ये इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है एंड द रिब केज मूव डाउन. रिब केज अंदर की तरफ डाउन होगा इनवर्ड, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. सेम तरीके से डायफ्राम रिलैक्स होगा और डोम शेप में बदल जाएगा विच डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी फर्दर. और इन दोनों की वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी बनना रिलीज होगा, चेस्ट कैविटी का साइज स्मॉल होगा, और एयर में एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से एयर फोर्सफुली लंग से बाहर जाएंगे. रेस्पिरेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन इज आल्सो ऑफन कंपेयर टू कंबशन. रेस्पिरेशन का दूसरा मतलब होता है कंबशन. सिंस इट इज़ आल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है. हैंस द प्रोसेस आर नॉट द सेम. तो प्रोसेस बिल्कुल वैसा सेम नहीं है जैसा कि नॉर्मली हम लोग आग जलाते हैं या कंबशन करते हैं. लंग्स आर इसेंशियली ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन. सबसे मेन ऑर्गन लंग्स है. देयर आर सर्टेन थिंग वन शुड बी अवॉइड एनी काइंड ऑफ लंग डिजीज. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें कोई भी लंग्स डिजीज़ ना होने पाए. जैसे कि क्या क्या करना, अवॉइड ऑल टाइप ऑफ स्मोकिंग, इनहेलेशन से डायरेक्ट या पैसिव. फिर करना है ब्रीथिंग थ्रू अ हैंडक्राफ्ट ओवर नोज. अभी हम लोग हाथ में सांस लें या छींक तो हैंडीक्राफ्ट का इस्तेमाल करें. वैन आउट इन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट. जब भी हम किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो मास्क या हैंडक्राफ्ट का इस्तेमाल करें. अवॉइड गोइंग इन डस्टी इन्वायरमेंट. जहाँ पे बहुत सारा डस्ट हो उन जगहों में जाने से बचे, और अगर नेसेसरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें. वाई डू वी स्नीज क्यों करते हैं, एट अ टाइम व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर जो है स्मोक, डस्ट, पॉलन, वो हमारे हेयर से पास होके नेसल कैविटी तक पहुंच जाते हैं, और फिर हमारे इरिटेशन क्रिएट होता है नेसल कैविटी में. एज अ रिजल्ट वी स्नीज क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं दीज फॉरेन पार्टिकल एंड क्लीन एवर एयर. और क्लीन एयर हमारी अंदर की ओर लंग्स की ओर जाती हैं. अब आता है देखना है व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं.
वी नो द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस में होता है, फूड को ब्रेक डाउन होने में। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को जब हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक डाउन में, तो उसको हम लोग एरियोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिससे कि ह्यूमन बीइंग और बहुत सारे एनिमल्स में हो रहा है। However, sometimes respiration take place in absence of oxygen। कभी कभी यही रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की absent में हो जाता है। इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया वो अपनी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू गेट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड से। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, अल्कोहल वाले शराब वगैरह, वो सब इसी प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो अल्कोहलिक ड्रिंक आर मेड बाय यूजिंग ईस्ट। ईस्ट को इस्तेमाल करते हैं फर्मेंट में। शुगर जो मौजूद होता है फ्रूट जूस या किसी भी चीज़ में, उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ईस्ट इज़ आल्सो यूज्ड इन बेकिंग, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फर्मेंटेशन में ब्रेड का जो साइज़ है वो डो का वो बढ़ जाता है। हाउएवर फर्मेंटेशन इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। फर्मेंटेशन हमेशा यूजफुल नहीं है। इट मे स्पॉइल फूड एंड टर्न मिल्क सोर। ये फूड को कई बार ख़राब कर देता है और खट्टा कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ द फार लेस इफेक्टिव। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज मैनी ऑर्गेनिज यूज व्हेन ऑक्सीजन इज़ लैकिंग। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग यूज़ तो करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज यूज़ करते हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत कम मात्रा में होती है। और भी कहाँ यूज़ हो रहा है, जर्मिनेटिंग सीड में, वाटर लॉगिंग ऑफ रूट ऑफ प्लांट में, सर्टेन वॉर्म में एंड अदर एनिमल लिव इन स्टेंजन वाटर एट द बॉटम ऑफ सी। ये सारे के सारे एनारोबिकली ही रेस्पायर कर रहे हैं। एंड आल्सो इन मैमल, हमारे मसल सेल में भी कई बार रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। जैसे नीचे आप दिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ हो रहा है। तो समटाइम ड्यूरिंग फास्ट रनिंग, जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, वन मे गेट मसल क्रैम्प। तो किसी को भी मसल क्रैम्प हो सकता है। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल वर्क द डिमांड ऑफ एनर्जी हाई होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, टू कीप आउट आवर एनर्जी नीड, हमारी ताकि हमारी एनर्जी को पूरा सकें। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, आवर मसल सेल्स स्विच टू एनारोबिक रेस्पायर, हमारी मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करती है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बजाय द ग्लूकोज ब्रेक डाउन पार्शली, ग्लूकोज पार्शली ब्रेक डाउन हो जाता है। द रिजल्ट आर यूजली सब्सटेंस सच एज लैक्टिक एसिड। अब इस किसके सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका इक्वेशन बनेगी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। एनर्जी प्रोड्यूस बट द लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन मसल। यहाँ पे एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है मसल में, और इस मसल की वजह से मसल फील हैवी, जिससे हमारे मसल काफ़ी हैवी फील होता है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, और जिससे मसल क्रैम्प क्रिएट होता है। इससे बचने के लिए क्या करना होता है मसल क्रैम्प से, ये हॉट वाटर बाथ, तुरंत हमको मसल क्रैम्प में होने पे हॉट वाटर बाथ लेना पड़ता है और मसाज करना पड़ता है ताकि उस क्रैम्प से रिलीफ हो सके। दिस इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन लेवल मसल सेल्स में बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, एंड द ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द लैक्टिक एसिड एरोबिकली, और फिर इस ऑक्सीजन से वो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।